बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। ये उन सैकड़ों में से चंद एक वाक़यात हैं जो सुल्तान यूबी की गैर हाजिरी में मिस्र को लपेट में लिए हुए थे। अल-अदरीस और दीगर आला हुकाम ने अरसलान की गद्दारी और अल-अदरीस के बेटों की मौत और दीगर वाक़यात पर गौर करने के लिए इजलास मुनक्कद किया। अली बिन सफियान और गियास बल्बीस ने यह मशवरा पेश किया कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इनके बस में नहीं रहे। पेशतर इसके कि मिस्र में बगावत हो जाए या फातमियों के और फदाइयों के हाथों कोई आला शख्सियत कत्ल हो जाए, सुल्तान यूबी को मुकम्मल हालात से आगाह कर दिया जाए और उन्हें मशवरा दिया जाए कि मुमकिन हो सके तो वो कुरक का मुहासरा अपने नायबीन के सुपुर्द करके काहरा आ जाए। एक कासद को तो पहले ही भेज दिया गया था मगर उसे तफसीलात नहीं बताई गई थी। अब संगीन वारदातें हो गई तो इजलास में फैसला हुआ कि अली बिन सफियान महाज पर सुल्तान यूबी के पास जाए। कुरक के मुहासरे को 2 महीने गुजर गए थे मगर कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। सलीबियों ने दफा के गैर मामूली इंतजाम कर रखे थे। एक इंतजाम ये था कि शहर में सामान्य खुर्दनोश का जखीरा काफी था। एक जासूस ने अंदर से तीर के साथ पैगाम बांध कर बाहर फेंका था जिसमें तहरीर था कि अंदर खुराक की कोई कमी नहीं। मुसलमान बाशिंदों पर इतनी सख्त पाबंदियां आदि कर दी गई थी कि उनके घरों की दीवारें भी उनके खिलाफ मुखबरी और जासूसी करती थी, इसलिए अंदर तकरीबकारी मुमकिन नहीं रही थी, वरना खुराक का ये जखीरा तबाह कर दिया जाता। शहर में सुल्तान यूबी के जासूसों की भी कमी थी। वो कभी कभी रात के वक्त तीर के साथ पैगाम बांधकर और मौका महल देकर बाहर को तीर चला दिया करते थे। फौजों को हुक्म था कि ऐसा तीर नजर आए तो वो अपने कमांडर तक पहुंचा दें। सलीबियों ने मुहासरा तोड़ने की कोशिशें तर्क कर दी थी। वो सुल्तान यूबी की ताकत जायल करते जा रहे थे। सुल्तान यूबी उनकी चाल समझ गया था। इसके जवाब में उसने भी अपना तरीका बदल दिया था। सलीबियों की ये कोशिशें नाकाम हो चुकी थी कि उन्होंने बाहर से हमला किया था। सुल्तान यूबी इस हमले के लिए तैयार था। उसने नहायत अच्छी चाल से इस फौज को घेरे में ले लिया था। इस फौज को घेरे में आए 1.5 महीना गुजर गया था। घेरे में आई हुई फौज घेरा तोड़ने के लिए हर तरफ हमले करती थी। सुल्तान यूबी इसका कोई हमला कामयाब नहीं होने दे रहा था। अलबत्ता घेरा कई मीलों पर फैल गया था। वो इलाका सरसब्ज था, इसलिए सलीबियों को पानी और जानवरों को चारा मिल जाता था। उनके जानवर मरते थे तो उसे वो खा लेते थे मगर ये काफी नहीं था। हजारों घोड़ों और ऊंटों के लिए ये चारा काफी नहीं था। पानी के लिए वहां कोई नदी या दरिया नहीं था। 3-4 चश्मे थे जिनमें से 2-1.5 महीने में ही खुश्क हो गए थे। सलीबी सिपाहियों में बददिली फैल गई थी। इन्हें ग़िज़ा बहुत कम मिलती थी और पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। रात को सुल्तान यूबी के छापामार गिरोह उन पर शब-खून मारते और नुकसान करते रहते थे। डेढ़ माह में ये फौज आधी रह गई थी। उनके जानवरों में भी दम नहीं रहा था। सलीबी हुक्मरान रिमांड जो इस फौज का कमांडर था सख्त परेशानी के आलम में इंतजार कर रहा था कि सलीबी हमला करके उसे सुल्तान यूबी से छुड़ाएंगे मगर उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। सुल्तान यूबी चाहता तो चारों तरफ से हमला करके इस फौज को शिकस्त दे सकता था, लेकिन इससे अपना जानी नुकसान भी होना लाजमी था और जंग का पांसा पलट जाने का खतरा था। सुल्तान यूबी अपनी ताकत जायल नहीं करना चाहता था। वो सलीबियों को आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था। उसे ये नुकसान जरूर हो रहा था कि उसकी फौज का तीसरा हिस्सा सलीबी फौज को घेरे में रखने में उलझ गया था। उसे वो शहर के मुहासरे की कामयाबी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके पास अभी रिजर्व दस्ते मौजूद थे और वो सोच रहा था कि किला तोड़ने के लिए वो इन्हें इस्तेमाल करे। वो अब मुहासरे को और ज्यादा तूल देना नहीं चाहता था। उस दौर में मुहासरे अमूमन तवील हुआ करते थे। एक शहर को 2-2 साल तक भी मुहासरे में रखा गया है। 6-7 माह का मुहासरा तवील नहीं समझा जाता था, लेकिन सुल्तान यूबी मुहासरे को तूल देने का कायल नहीं था। वो इन हमला आवरों में से भी नहीं था जो किसी मुल्क के दारुल हुकूमत का मुहासरा करके अंदर वालों को पैगाम भेजा करते थे कि इतनी मिकदार ज़रो जवाहरात की, इतने हजार घोड़े और इतनी औरतें बाहर भेज दो, हम चले जाएंगे। सुल्तान यूबी अरब की सरजमीन से सलीबियों को निकालना चाहता था। वो कहा करता था कि ये सरजमीन इस्लाम का सरचश्मा है जो सारी दुनिया को सिराब करेगा। वो अपनी उम्र को बहुत कम समझा करता था। ये अल्फाज उसने बारहा कहे थे कि मैं ये काम अपनी मुख्तसर सी उम्र में पूरा कर देना चाहता हूँ, वरना मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान उमरा इस मुकद्दस खित्ते को सलीबियों के हाथों बेचते चले जा रहे हैं। एक रात वो अपने खेमे में गहरी सोच में खोया हुआ था। उसने यहाँ तक सोचा था कि किले के इर्द गिर्द से इतनी फराक सुरंगें खुदवाई जाएं जिनमें प्यादा सिपाही गुजर कर कुछ और
गुजर सके। कुछ और तरीके भी उसके जहन में आए। वो अब चंद दिनों में कुर्ब पर कब्जा कर लेना चाहता था। इस कैफियत में अली बिन सुफियान उसके खेमे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सुल्तान यूबी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे इत्तला मिल चुकी थी कि मिस्र के हालात खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। चेहरे पर तशवीश के आसार दिए सुल्तान यूबी अली बिन सुफियान से बगलगीर होकर मिला और कहा, तुम मेरे लिए यकीनन कोई खुशखबरी नहीं लाए। बज़ाहिर खैरियत है, अली बिन सुफियान ने कहा, मगर खुशखबरी वाली बात भी कोई नहीं। उसने मिस्र के हालात और वाक़यात सुनाने शुरू कर दिए। अली बिन सुफियान जैसा जुम्मेदार हाकिम सुल्तान यूबी से कुछ भी नहीं छुपा सकता था, ना ही वो उसे खुश फहमियों में मुब्तला कर सकता था। हालात का तकाजा ये था कि लगी लपटी रखे बगैर बात की जाए। अली बिन सुफियान ने तकीउद्दीन की गलतियों और सुल्तान यूबी की भी एक दो गलतियों का खुलकर जिक्र किया। अरसलान की गद्दारी का किस्सा और अल-अदरीस के जवान बेटों की मौत का हादसा सुनकर सुल्तान यूबी के आंसू निकल आए। अगर अरसलान मर न चुका होता तो सुल्तान यूबी कभी यकीन न करता कि उसका ये हाकिम, जिसे वो अपना वफादार दोस्त समझता है, गद्दारी कर सकता है। इससे पहले भी दो दोस्त उससे गद्दारी कर चुके थे। अगर अरसलान जरा सी देर और जिंदा रहता तो बाकी रात भी बेनकाब कर देता। अली बिन सुफियान ने कहा, उसके आखिरी फिक्रे से जो मौत ने पूरा ना होने दिया, साफ सबूत मिलता है कि मिस्र में बगावत होने ही वाली है। मिस्र में हमारी जो फौज है उसे ज़हनी लिहाज से पस्त कर दिया गया है। मेरी जासूसी बताती है कि कमांडर तक गलत फहमियों और बेतमानी का शिकार हो गए हैं। फौज के लिए गले और गोश्त की किल्लत पैदा करके ये बेबुनियाद बात फैला दी गई है कि तमाम तर रसद महाजों पर भेजी जा रही है, और ये भी कि फौज का माल हाकम बेच कर खा रहे हैं। दुश्मन की साजिश पूरी तरह कामयाब है। दुश्मन की साजिश उसी मुल्क में कामयाब होती है जहाँ के चंद एक अफराद दुश्मन का साथ देने पर उतर आते हैं। सुल्तान यूबी ने कहा, अगर हमारे अपने भाई दुश्मन का अल्लाह कार बन जाएं तो हम दुश्मन का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं जिस तरह अल्लाह के इन शेरों के जज्बे के जोर पर उनकी जानें कुर्बान करके सलीबियों को मैदान जंग में नाक चलने चबवा रहा हूँ, इसी तरह मेरी हाकम भी पक्के मुसलमान होते तो आज किबला अव्वल आज़ाद होता और हमारी अज़ानें यूरोप के कलीसियाओं में गूंज रही होती। मगर मैं मिस्र में कैद होके रह गया हूँ। मेरे जज्बे और मेरा आज़म जंजीरों में जकड़े गए हैं। उसने कुछ देर की गहरी खामोशी और सोच के बाद कहा, मुझे सबसे पहले इन गद्दारों को खत्म करना होगा, वरना ये कौम को दीमक की तरह खाते रहेंगे। मैं ये मशवरा लेकर आया हूँ कि अगर महाज आपको इजाज़त दे तो मिस्र चलिए। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं हकाइक से चश्मपोशी नहीं कर सकता अली। सुल्तान यूबी ने कहा, लेकिन मैं ये इज़हार किए बगैर भी नहीं रह सकता कि मेरे हाथों से सलीबियों की गर्दन और फ़लस्तीन छुड़ाने वाले मेरे अपने भाई। अली बिन सुफियान, अगर मैंने गद्दारों को इस्लाम के दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाले मुसलमानों को अभी ख़त्म ना किया तो ये कभी ख़त्म ना होंगे, और हमारी तारीख को ये ग्रोह हमेशा शर्मसार करता रहेगा। कौम में हर दौर में ये ग्रोह मौजूद रहेगा जो दीन और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करके इस्लाम की जड़ें खोखली करता रहेगा। उसने पूछा, सूडान के महाज की क्या खबर है? मैंने तकीउद्दीन को पैगाम भेज दिया है कि इस महाज को समेटना शुरू कर दो। मिस्र में किसी को भी मालूम नहीं कि आपने ऐसा हुक्म दिया है। अली बिन सुफियान ने कहा, और किसी को मालूम होना भी नहीं चाहिए। सुल्तान यूबी ने कहा। उसने दरबान को बुलाया और कहा, कातब को फौरन बुला लाओ। कातब कागज और कलम दान लेकर आया तो सुल्तान यूबी ने कहा, लिखो, काबिल साद एहतराम नूरुद्दीन जंगी। वो कासद बड़ा ही तेज रफ्तार था जिसने सुल्तान यूबी का पैगाम अगली रात के आखिरी पहर बगदाद नूरुद्दीन जंगी तक पहुंचा दिया। सुल्तान यूबी ने उसे कहा था कि रास्ते में हर चौकी पर उसे ताज़ा दम घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन वो घोड़ा सिर्फ तब्दील करे, खुद आराम और खाने के लिए ना रुके, कहीं भी घोड़ा आहिस्ता ना चले। अगर रात को नूरुद्दीन जंगी के पास पहुंचे तो दरबान से कह दे कि इन्हें जगा दे। अगर जंगी खफगी का इजहार करे तो कह देना कि सलाहुद्दीन यूबी ने कहा है कि हम जाग रहे हैं। कासिद जब नूरुद्दीन जंगी के दरवाजे पर पहुंचा तो मुहाफिज दस्ते ने उसे कहा कि नूरुद्दीन जंगी सो रहे हैं, पैगाम दे जाएं, सुबह दिया जाएगा। कासिद ने घोड़े तो कई बदले थे मगर कहीं पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। प्यास और 2 रातों की बेदारी से वो लाश बन के रह गया था। जबान प्यास से अकड़ गई थी। उसे पूरी तरह खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। उसने इशारों में बताया कि पैगाम बहुत जरूरी है। नूरुद्दीन जंगी ने भी सुल्तान यूबी की तरफ अपने खुसूसी अमले दरबान और अपनी बाड़ के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि कोई बात जरूरी या पैगाम हो तो उसकी नींद और आराम की परवाह ना की जाए। कासद की हालत देखकर बॉडीगार्ड कमांडर ने अंदर जाकर नूरुद्दीन जंगी की ख्वाबगाह का दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आ गया और पैगाम और कासद को मुलाकात के कमरे में ले गया। कासद कमरे में दाखिल होते ही गिर पड़ा। जंगी ने अपने मुलाजमों को बुलाया और कासद की देखभाल करने को कहा। उसने पैगाम पढ़ना शुरू किया। सुल्तान यूबी ने लिखा था,
آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا۔ میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے، کبھی کامیابی نہیں ہوئی، اتنی کامیابی حاصل کر چکا ہوں کہ صلیبیوں کی ایک فوج نے شاہ ریمانڈ کی سرکردی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے ہر طرف سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں۔ بھوکے صلیبی اپنے ان گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں، مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میرا جاں باز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے۔ وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ سوڈان میں میرا بھائی تقی الدین ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی صحرا میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے، میں نے اسے محاذ سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے۔ مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں۔ غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا اللہ کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی جلگار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں۔ محترم، میں کرک کا محاذرہ اٹھا نہیں سکتا، ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی پسپا بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کی گرد میرے ہاتھ میں ہے، آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اپنی فوج ساتھ لائیں، میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا، ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں۔ نور الدین زنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، شب کاپی کے لباس میں ہی مصروف کار ہو گیا۔ فوجی حکام کو بلا لیا، انہیں حکام دیے، اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی۔ زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر صلیبی بدک جاتے تھے۔ اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی، وہ فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیے اور اتنی جلدی محاذ پر پہنچا کہ سلطان یوبی حیران رہ گیا۔ اگر قاصد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان یوبی سمجھتا کہ صلیبیوں کی فوج آ رہی ہے۔ سلطان یوبی گھوڑا سر پر بھگاتا استقبال کے لیے گیا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا۔ اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب ملے تو جذبات کی شدت سے سلطان یوبی کے آنسو نکل آئے۔ سلطان یوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی کارستانیاں سنائی۔ زنگی نے کہا، صلاح الدین، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو۔ یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے، دشمن کے خلاف باتیں کریں گے، بلند دعوے کریں گے، دشمن کو کچل دینے کے نعرے لگائیں گے، مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں۔ دشمن انہی کو ڈال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا۔ پریشان نہ ہو صلاح الدین، ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ تم مصر پہنچے ہو اور تقی الدین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو، دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الجھائے رکھو تاکہ تقی الدین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے۔ مصر میں فوجوں کو یکجا کرو اور مصر میں جو فوج ہے اسے میرے پاس بھیج دو، میں اس کے دماغ سے بغاوت کا کیڑا نکال دوں گا۔ شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرک کے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان یوبی کی فوج پیچھے ہٹ آئی۔ اسے فوراً قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان یوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ زنگی نے جب وہاں اپنے دستے سے ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان یوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو حکام اور ہدایات پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا۔ ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے۔ اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا۔ وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی۔ صلیبیوں کی بچی کچی فوج پھنسی رہ گئی، جسے اگلے روز پتہ چلا کہ ان کا کمانڈر بھاگ گیا ہے، تو اس نے بھی اندھادھند بھاگنے کی کوشش کی۔ صلیبی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑے، کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے۔ نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا، فائدہ یہ ہوا کہ گھیرا کامیاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا۔ جب سلطان یوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بری نظروں سے کرک کو دیکھا۔ اس نے زنگی سے کہا، تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی پسپا ہو گیا تھا؟ میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں صلاح الدین۔ نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا، تم نے شکست نہیں کھائی،
تم جذباتی ہو گئے ہو، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ میں آؤں گا میرے فلسطین، سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آؤں گا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے اپنے ایک نائب سے کہا، اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی۔ یہ واقعہ 1173 عیسوی یعنی 569 ہجری کے وسط کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور یہ چیپٹر بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔